मैं कह रही हूँ नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24x7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। वक्त तो चला है 3 बड़ी खबरों का और सबसे बड़ी पहली खबर पर जो हम बात करेंगे वो है उत्तराखंड के गुजरात के बाद अब असम में बीजेपी की सरकार ने विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश किया है जिस पर राजनीति हो रही है। उत्तराखंड की तरह असम में कांग्रेस पार्टी ने यूसीसी का विरोध किया है। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि असम में यूसीसी की जरूरत नहीं है। इधर वाराणसी में कांग्रेस राहुल गांधी और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बयान से गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं में विरोध प्रदर्शन है। तो बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं को यहां पर कटघरे में खड़ा करते हुए उनका पुतला फूंका है। तो आज दूसरी तरफ हम तीसरी खबर में बात करेंगे। 11 दिनों में चौथी बार महंगे हुए पेट्रोल डीजल के दामों पर। दिल्ली में पेट्रोल 2 रुपये 61 पैसे महंगा हुआ और 102 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है, जबकि डीजल 2 रुपये 71 पैसे बढ़कर 95 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। विपक्ष बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है, तो देश की जनता की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तो इसी के साथ बढ़ते और पहली खबर का रुख करेंगे। असम कैबिनेट की मंजूरी के ठीक 2 हफ्ते बाद राज्य सरकार ने सोमवार को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश कर दिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की ओर से संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने सदन में द यूनिफॉर्म सिविल कोड असम बिल 2026 पेश कर दिया है और इस बेहद अहम विधेयक पर 27 मई को चर्चा है और इसे पारित किए जाने की संभावना है। हालांकि विपक्षी विधायकों ने असम विधायक में यूसीसी विधेयक पेश किए जाने का विरोध किया है। विपक्ष का कहना है कि इसे प्रस्तुत करने से पहले हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा होनी चाहिए। इससे पहले 13 मई को मुख्यमंत्री शर्मा के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक हुई थी। तब सरकार ने घोषणा की थी कि 21 से 26 मई तक चलने वाले मौजूदा विधानसभा सत्र के लिए ये कानून लाया जाएगा। यदि ये विधेयक पास हो जाता है तो उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम देश में यूसीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य बन जाएगा। तो पहले उत्तराखंड और फिर गुजरात और अब उसके बाद असम में यूसीसी विधेयक पारित करने की तैयारियां हो रही हैं। व्यापक तैयारियों के बीच यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड जरूर बना है, लेकिन इसी के साथ इसे सदन के पटल पर रखा जाएगा और इसको लेकर अभी विपक्ष काफी विरोध में है। कहा जा रहा है पहले हितधारकों से उनका पॉइंट ऑफ व्यू जान लिया जाए और उसके बाद ही इस कानून को लागू किया जाए। अभी एक षड्यंत्र शुरू हुआ है कि यूसीसी जनजातियों को अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से जीने के अधिकार से वंचित करेगी। मैं आज इस मंच से नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है। 2 राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हमने यूसीसी को लागू किया है।
गुजरात और उत्तराखंड और स्पेशल प्रावधान कर यूसीसी से सारे जनजातियों को बाहर रखने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी सरकार ये जो भेद पैदा कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, यूसीसी से हमारे कोई वनवासी भाई, कोई जनजाति का परंपराओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने वाला है। और ये संदेश लेकर आप गांव-गांव में जाइए, आपके अंचलों में जाइए, पहाड़ों पर जाइए, वन में जाइए और सभी जनजाति समाज को जागरूक करिए कि हम यूसीसी से डरने की जरूरत नहीं है। क्या यूसीसी का जरूरत क्या है? यूसीसी लेके आया विधानसभा में, किसके साथ बात किया? कि असम का लोगों का साथ तो बात नहीं किया, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल कोई ऑर्गेनाइजेशन से तो बात नहीं किया। ये कानून का जरूरत क्या है? इससे क्या लाभान्वित होगा असम? ये हमारा सवाल है। क्या जरूरत है? ये तो सिर्फ बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा है और कुछ नहीं है। तो इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुकेश कुमार, मैनेजिंग एडिटर एचएन के इस वक्त हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मुकेश जी, उत्तराखंड, फिर गुजरात और उसके बाद असम में यूसीसी विधेयक पारित करने के लिए कवायद शुरू हो चुकी है। आखिरकार क्या लगता है कि असम में इस कानून की कितनी जरूरत है? क्योंकि विपक्ष एक तरफ विरोध कर रहा है, विपक्ष का कहना है कि इस कानून की जरूरत असम जैसे प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं है। जी मुकेश जी। ठीक है, तो मुकेश जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को भी देख लेते हैं। राज्य के भीतर बहुविवाह की प्रथा को खत्म करना, विवाह के लिए न्यूनतम कानूनी उम्र का भी एक तय मानक करना, सभी शादियों और तलाकों का सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होना अनिवार्य हो जाएगा, लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी कड़े नियम और पंजीकरण अनिवार्य कर दिया जाएगा, आदिवासी समाज को समान नागरिक संहिता कानून से पूरी तरह राहत दिलाना, ये सब कानून के अंदर शामिल है। और असम में अब इसको पारित करने की कवायद शुरू हो चुकी है और इसी कवायद के जरिए देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार असम में क्या कुछ माहौल बनता हुआ नजर आएगा। हमारे साथ एक बार फिर से मुकेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास रुख करते हैं। मुकेश जी, पहले उत्तराखंड, फिर गुजरात और अब असम में यूसीसी कानून पारित करने की कवायद शुरू हो चुकी है। क्या लगता है कि असम में इसकी कितनी जरूरत है? क्योंकि एक तरफ विपक्ष का कहना है कि हितधारकों से पहले पूछना चाहिए, उनकी राय ले लेनी चाहिए और उसके बाद ऐसे कानून को प्रदेश में लागू करने की जरूरत होती है। निशी, देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है और ये अचानक नहीं लाया गया है। बिल्कुल, ये बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसकी बात कही थी और कहा था हेमंत बिस्वा शर्मा ने कि अगर हम सत्ता में वापसी हमारी होती है तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लाएंगे, और ये उनका वादा था। लोग इसको राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं, लेकिन इसको जो लाने के पीछे जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, वो ये है कि आधी आबादी को, खासतौर पे मुस्लिम महिलाओं को शोषण से मुक्ति दिलवाना। क्योंकि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसके जरिए मुस्लिमों में और जो हिंदुओं में कुछ कुप्रथाएं हैं जी, उनको हटाने की, क्योंकि जिसका सीधा प्रभाव जो है महिलाओं पे पड़ता है। अब देखिए, यूसीसी जब आ जाएगा तो ट्रिपल तलाक से महिलाओं को मुक्ति मिल जाएगी। पुरुष जो 4-4 शादी निकाह करते हैं, उन निकाह से महिलाओं को मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा नाबालिगों की जो शादी हो जाती है, सब में ये बहुत बड़ी समस्या है, जिसको लेकर के चुनाव प्रचार के दौरान भी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कई बार इस बात को उठाया है राजनीतिक मंच से कि नाबालिग लड़कियों का शादी कर दिया जाता है और शादी कर देने के बाद जो है उसका शोषण किया जाता है। तो इन सब से मुक्ति दिलाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड ही एक ऐसा रास्ता है जिससे इनको मुक्ति दिलाई जा सकती है। तो मुझे लगता है कि ये महिलाओं को, आधी आबादी को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए यूसीसी का आना बहुत जरूरी है। और यह जो आपने बताया, जैसा कि तीसरा स्टेट है, लेकिन आजादी के बाद ये तीसरा स्टेट है, लेकिन सबसे पहला स्टेट जो है वो गोवा है, जहाँ पे पुर्तगीज कोड जो है वो लागू है।
तो पुर्तगीज कोड में हालांकि तीनों राज्यों के जो सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसमें थोड़े एक बारीक अंतर भी रखा गया है। जैसे कि अभी असम में बताया गया है निशी की, इसमें अनुसूचित जो आर्टिकल 44 है और संविधान की जो संविधान के पार्ट 6 में जो आर्टिकल 44 है उसको उसके आधार पे किया गया है, जिसमें SC ST और जनजातियों को खासतौर पे इससे अलग रखा गया है। उनकी परंपराओं को सहेज के रखा गया है ताकि उनकी जो सामाजिक परंपराएं हैं वो इस कानून से प्रभावित ना हो। और यही थोड़ा जो कुछ चीजें हैं, ये तो अगर आप उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट को आप देखेंगी तो उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ड्राफ्ट है वो भी इसी तरीके का है। वो कानून वहां भी बन गया है और वहां भी जो एक जनजाति है वहां पे जौनसारी जी, आप तो उत्तराखंड से हैं, आपको पता होगा बिल्कुल बिल्कुल कि जौनसारी में महिलाओं को बहुविवाह की अनुमति दी गई है। यानी एक महिला जो है जौनसारी समुदाय की, वो एक से ज्यादा पुरुषों के साथ वो शादी कर सकती है, ये उसमें प्रावधान किया गया है। और इस तरह जो भोटिया समुदाय है जो वहाँ पे आदिवासी जो उत्तराखंड के हैं, उनको एक से ज्यादा महिलाओं से शादी करने का अधिकार दिया गया है। तो ये अपवाद है क्योंकि ये उनकी सामाजिक परंपरा है और इस परंपरा में सरकार जो है इंटरफेयर करना नहीं चाहती है ताकि उनकी पहचान बनी रहे। आदिवासियों की पहचान के साथ जो है किसी भी तरीके का खिलवाड़ जो है वो सरकार नहीं करना चाहती, क्योंकि उनकी आबादी कम है और उनकी पहचान उनकी संस्कृति और परंपरा के हिसाब से ही होती है। इसलिए सरकार ने वहां पर ये प्रावधान किया है कि उनके भीतर जो है जो प्रावधान है शादी के, विवाह के, संबंध विच्छेद के, लिव इन रिलेशनशिप के, उसमें सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी। यह जो कानून है ये जो है आदिवासियों को छोड़ करके जो बाकी समुदाय है समाज का उस पर लागू होगा। जी निश्चित बिल्कुल। देखिए लेकिन मुकेश जी, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की जिन जिन राज्यों में सरकार है उनके मैनिफेस्टो में ऑलरेडी इस चीज का जिक्र किया गया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो यूसीसी को प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी असम में जब एक बार फिर से हेमंत बिस्वा शर्मा शपथ लेते हैं और उसके बाद जब वो इस कानून का जिक्र करते हैं और इस बार जब सत्र चल रहा है तो उस बीच कहा जा रहा है कि सदन के पटल पे इसको रखा जाएगा और इसको पारित किया जाएगा, तो आखिरकार विपक्ष इतना ज्यादा बौखलाया हुआ क्यों है? आखिरकार इस पर इस तरीके की अचंभित प्रतिक्रिया क्यों आ रही है कि आखिरकार इस तरीके का कानून लागू नहीं होना चाहिए था, अचानक से इसको ले आए हैं, आखिरकार इस तरीके का व्यवहार क्यों? निशी, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। देखिए ये जो सवाल है ना, ये बेसिक सवाल है क्योंकि जो विपक्ष है वो विपक्ष की राजनीति उससे प्रभावित हो रही है। विपक्ष अभी तक जो है मुस्लिम समाज को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते आ रही है और खासतौर पे मुस्लिम समाज के पुरुषों को जो अधिकार उन्होंने अपने कानून के जरिए उनको दिया है, उस अधिकार से मुस्लिम समाज की महिलाएं प्रभावित हो रही है, उनका शोषण हो रहा है, तो उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल, आपको शाहबानो का प्रकरण याद होगा। शाहबानो के प्रकरण के बाद से ट्रिपल तलाक पर बहस शुरू हुई थी हमारे देश में। शाहबानो का केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो को मुआवजा देने के लिए जब कहा था, वो मुआवजा भी केवल उस समय ₹2.56 का था। निशी, आपको जान करके मतलब ये 56 रुपये, समझ 100 रुपये से कम का वो गुजारा भत्ता उसको देना था। लेकिन इसको मुस्लिम समाज ने अपने अधिकार के में उल्लंघन या अधिकार में सरकार और न्यायपालिका के हस्तक्षेप का बहाना बना करके, राजीव गांधी की सरकार थी उस समय, उसने पूरे कानून को संसद में आकर के कानून को बदल दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया वहां पे। और शाहबानो को आज तक जो है नहीं मिला अधिकार। शाहबानो अब नहीं रही इस दुनिया में, लेकिन ताउम्र उनको वो अधिकार नहीं मिला, जबकि उनको जो 3 तलाक दिया गया था तब उनकी उम्र 60 से ज्यादा थी और उस समय उनके गुजारे भत्ते के लिए उनके पास कोई नहीं था। क्योंकि अगर आप कम उम्र में महिलाओं को अगर तलाक देते हैं तो आपके पास आपका मायके होता है, आप वहां पर जाकर के शरण ले सकते हैं। लेकिन एक आप बुजुर्ग महिला को अगर आप तलाक देते हैं उनके उम्र के आखिरी पड़ाव में, तो फिर वहां पर उनके आश्रय के लिए कोई रास्ता उनके पास नहीं बचता सिवाय इससे कि उनको मुआवजा दिया जाए तलाक देने वाले पति की तरफ से। लेकिन वो भी कोर्ट ने जब दिया उनको, क्योंकि समाज ने तो नहीं दिया, क्योंकि उनको अपना शरिया कानून लागू होता है वहां पे, तो शरिया कानून के हिसाब से उनको जब नहीं दिया गया मुआवजा तो वो कोर्ट की तरफ गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को राजीव गांधी की सरकार ने संसद में पलट दिया और शाहबानो को अकेला छोड़ दिया। उस दिन से ही बहस शुरू हुई थी समान आचार संहिता की, यूसीसी की, और वो अब जब बीजेपी की सरकार आई है तो धीरे धीरे इसको जो है लागू किया जा रहा है। सबसे पहले जो है इसे
उत्तराखंड में लागू में, किया हाँ। गया। धामी जी ने भी अपने चुनावी हाँ। वादे में, पिछले चुनावी वादे बिल्कुल, में इसे बिल्कुल। शामिल किया था। उसके बाद ठीक है, गुजरात ठीक में है। इसमें लागू किया गया। अब तीसरा स्टेट जो है वो असम है, और जो गोवा है, गोवा में चूंकि पुराना सिविल पुर्तगीज कोड लागू है वहां पर, इसलिए हम इसके साथ बिल्कुल, और ऐसा लागू कहा नहीं कर जा रहा है सकते, कि क्योंकि अक्सर उस कोड में भी बहुत सारे बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा कहा जा रहा है कि अब बाकी बीजेपी शासित राज्यों में भी इसको लेकर कवायद शुरू हो जाएगी। हालांकि असम में विपक्ष अपनी राजनीति जरूर कर रहा है, लेकिन इस कानून की जरूरत वाकई में महिलाओं के हक के लिए इस वक्त जरूरी मानी जा रही है, और देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार इस कानून का किस तरीके से पालन असम में होता हुआ नजर आएगा और इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो इसी बीच दूसरी बड़ी खबर का कर लेते हैं। वाराणसी कलेक्ट्रेट परिसर में भाजपा महानगर कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता अजय राय और राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी की गाड़ी को रोककर नारेबाजी की। इसके बाद भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अजय राय व राहुल गांधी के पुतले को फूंका। मौके पर पुलिस बल की तैनाती रही और स्थिति को नियंत्रित करने का भी प्रयास किया गया। तो ऐसे में भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर देश के प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। आज हम लोगों ने अजय राय और राहुल गांधी का पुतला फूंका है, और इसलिए फूंका है कि जो है अजय राय ने जो और राहुल गांधी ने बयान दिया है, ये बहुत ही निचला स्तर का बयान है, नीच स्तर का बयान इन्होंने दिया है। ऐसा बयान हम लोगों ने, ऐसा बयान जो अजय राय अपराधी किस्म का व्यक्ति है, उसने भारतीय जनता पार्टी से कहरा सीखा राजनीति का, और वो मोदी जी के खिलाफ इस तरह की भाषा बोलता है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए आज हम लोगों ने विरोध दर्ज करते हुए मुख्यालय पर अजय राय का और राहुल गांधी जिसने मोदी जी के लिए गद्दार शब्द का प्रयोग किया, उसका पुतला फूंका। हम लोग 300 से 400 के संख्या में थे और हम लोगों ने पुतला फूंकने का काम किया। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरीके की असभ्य व अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, इसकी निंदा करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और ये दिखाता है कि कांग्रेस अध्यक्ष के साथ साथ उनकी पार्टी के क्या संस्कार हैं, जो इस तरीके के घटना को उन्होंने अंजाम दिया है। और आज हम सब की आज यहाँ से ये मांग है कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। देखिए, अजय राय ने जिस तरीके का गंदा वक्तव्य देश के प्रधानमंत्री जी को दिया है, उससे हमारे सारे भारत के नागरिक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत नाराज है। अजय राय को अपने इस वक्तव्य पे माफी मांगनी चाहिए। इसमें अजय राय जी का, जो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, और राहुल गांधी जी का पुतला फूंका गया। जिस प्रकार की अजय राय उच्छी राजनीति कर रहे हैं, देश प्रदेश में विपक्ष की राजनीति करनी चाहिए, अच्छी बात होती है, पर ये व्यक्तिगत टिप्पणी, और वो भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी जो पूरे देश को लेकर चलने वाले हैं और एक संवैधानिक कुर्सी पर हैं, इस तरीके के अभद्र शब्दों का प्रयोग करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके से उनको नहीं करना चाहिए। उनका जब स्वास्थ्य खराब हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष को भी देखते हुए भी उनको जो है उनके हालचाल को लिया और जनता के भी सामने ये विषय को रखा कि उनकी स्वास्थ्य जल्दी से ठीक हो जाए। पर इस तरीके की जो विसंगतियों के साथ वो गंदा काम कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। ये पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे जिले भर में अजय राय जी के खिलाफ आक्रोश है, पूरी युवा नाराज है, पूरा देश नाराज है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए अजय राय जी को। चलिए अब तीसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। देश की जनता पर महंगाई का बोझ एक बार फिर से पड़ चुका है। सब्जियां, खाद्य तेलों और रोजमर्रा की जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों ने रसोई के बजट को पहले ही बिगाड़ रखा है। इसी बीच आर्थिक बाजार के विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सोमवार को ईंधन की कीमत में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई, जो पिछले 11 दिनों में चौथी वृद्धि है। पिछले 11 दिनों के भीतर कई चरणों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुल 7 रुपए प्रति लीटर से अधिक की वृद्धि हो चुकी है। यह बढ़ोतरी अलग अलग चरणों में हुई है, जिसमें पहले 3 रुपए, फिर 90 पैसे और उसके बाद 87 पैसे और आज 2.61 प्रति लीटर बढ़त की गई है। हालांकि वित्तीय बाजार में अनुमानों के अनुसार ये बढ़ोतरी तेल कंपनियों के घाटे को पाटने के लिए काफी है। संकट का समय है
और यही कारण रहा कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा अलग अलग बिंदुओं पर यह आह्वान किया गया कि जहां पे हम सब मिलकर कटौती कर सकते हैं, ये हम लोग को करने की जरूरत है। जब तक हम लोगों से बन पड़ा, हम लोगों ने दामों को नियंत्रित करके रखने का प्रयास किया, पर आज की तारीख में जिस तरीके से युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई हैं, ऐसे में लंबे समय तक इसको रोक पाना भी संभव नहीं था। मैं मानता हूं कि ये जनता पर, आम आबादी पर ये एक भार है जो अतिरिक्त पड़ा है, पर एक टेम्पररी सिचुएशन मैं इसको मानकर चल रहा हूं। जल्द जैसे ही ग्लोबल परिस्थितियां सामान्य होंगी, इन स्थितियों में भी सुधार आए। देखिए, पेट्रोल डीजल के गैस के जो भाव हैं वो पूरे दुनिया में बढ़े हैं। जो वैश्विक संकट है उसको लेकर पूरे सऊदी अरब के अलावा कोई ऐसा देश अछूता नहीं है जहां पेट्रोल डीजल गैस के दाम न बढ़े हों। कहीं 40%, कहीं 80%। भारत है जहां सिर्फ 4% बढ़े हैं। सबसे कम अगर पेट्रोल डीजल गैस के दाम कहीं बढ़े हैं तो वो भारत है। और प्रधानमंत्री की नीति है कि कम से कम बोझ आम लोगों पे पड़े, और इसी वजह से यहाँ सबसे कम बढ़ोतरी हुई है। देखिए, क्रिकेट के T20 टूर्नामेंट चल रहा है ना, तो मोदी जी को भी जोश आ गया। 10 दिन के अंदर उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ के 15 मई को 3 रुपए बढ़ाया, 19 मई को फिर 90 पैसा बढ़ा दिया, 23 मई को फिर बढ़ा दिया 87 पैसे और 91 पैसे, और 25 मई को उन्होंने 2 रुपए 71 पैसे बढ़ा के शतक के उस पार पहुंचा दिया, सेंचुरी बना ली महंगाई मैन ने। मोदी जी इसीलिए तो आप महंगाई मैन कहे जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं आपसे, मुझे एक गुत्थी नहीं समझ में आ रही है। दुनिया के बाजार में कच्चा तेल, उसकी कीमत गिर रही है, 122 से घट के आ गया वो $98 पर बैरल कच्चा तेल, और आप बढ़ा रहे हैं। ये तो ऐसा लगता है जैसे सिर्फ कंपनियों को फायदा देने के लिए, जिसमें कुछ मित्रों की भी है मोदी जी के, ये किया जा रहा है, वरना कोई तर्क नहीं समझ में आ रहा है। एक तरफ आप कहते हैं पर्याप्त भंडार है, आपकी सरकार कहती है, और दूसरी तरफ बढ़ा रहे हैं। मुझे तो ये लगता है ये महंगाई मैन की इच्छा थी कि 100 के पार जाएं, सेंचुरी बनाएं, इसलिए उन्होंने पूरा किया। देश की आम जनता कभी आपको इसलिए माफ नहीं करेगी कि सांप्रदायिकता का क्लोरोफॉर्म सुंघा के आप लुट रही है उसकी जेब। पूरे देश में तेल के दाम पिछले 10 दिनों में 7.5 रुपए बढ़ गए हैं। मोदी जी देश के लोगों को तिल तिल कर मार रहे हैं, एक झटके में नहीं खत्म कर रहे, तिल तिल कर मार रहे हैं। और किसी दिन 1 रुपया, किसी दिन 2 रुपए, किसी दिन 3 रुपए, 7.5 रुपए पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ चुके हैं पिछले 10 दिनों में। और पूरे देश के अंदर कोई शहर, कोई राज्य ऐसा नहीं बचा जहां पे पेट्रोल 100 रुपए से ज्यादा ना बिक रहा हो। बीजेपी शासित कई राज्यों में तो 110 रुपए के पार 115 रुपए तक पेट्रोल बिक रहा है। इसका मतलब ये कि जिस भी व्यक्ति ने कभी भी मोदी जी को केंद्र सरकार में या राज्यों की सरकारों में वोट दिया है, उसको एक एक वोट उसका दिया हुआ भारतीय जनता पार्टी को वो महंगा पड़ रहा है देश की जनता को। आपका दिया एक एक वोट रोजाना 1-1 रुपए पेट्रोल और डीजल के रेट में इजाफा करा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को वोट देना मतलब महंगाई को बुलावा देना। और मोदी जी क्या कर रहे हैं? देश की आम जनता से उनको कोई मतलब नहीं। सूट बूट पहन के अपने अच्छे अच्छे कार्यक्रमों में जाना। 2 दिन ढकोसला किया कि 2 गाड़ियों में प्रधानमंत्री चल रहे हैं, 1 गाड़ी में मुख्यमंत्री चल रहे हैं, साइकिल पे मंत्री चल रहे हैं। आज फिर देख लीजिए सारे अपने अपने काफिलों में चल रहे हैं। किसी को कोई मतलब नहीं, आम जनता मरे तो मरे। किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को, किसी सरकार में बैठे व्यक्ति को, किसी मंत्री को आम जनता से कोई लेना देना नहीं। तो 11 दिनों में चौथा झटका था। पेट्रोल में पहले बढ़ोतरी हुई थी और उसके बाद दूसरी बढ़ोतरी 19 मई 2026 को हुई थी, और इसी के साथ तीसरी बढ़ोतरी 23 मई 2026 को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम 25 मई यानी कि आज एक बार फिर से बढ़ चुके हैं।
और ये 3 दिन में माना जा रहा है, ये 3 से 4 बार जो ये बढ़ोतरी हुई है उसके चलते महंगाई की मार आम आदमी के जेब तक आन पहुंची है और इसके चलते लोगों का सरकार पर गुस्सा फूट पड़ा है। तो फिलहाल 3 बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिएगा Channel 24/7। नमस्कार।